Good morning to my dear students. Welcome back to Atmi Grade School. Today I start with standard 8th history, book history, and lesson 8. Lesson 6. That is weavers, iron smelters and factory owners. ये जो है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, ये उस सेंचुरी के सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रोफेशन थे. ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोफेशन को करते थे. वी स्टार्ट विथ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ये दोनों इंडस्ट्री एंशियंट टाइम से है. ये है कि धीरे धीरे इसकी आज तो ये बहुत फुल फ्लेज में है. सबसे टॉप मोस्ट इंडस्ट्री है आज, बिकॉज ये एंशियंट टाइम से चली आ रही है. अभी दैट इज जब ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, स्पेशली कोल स्पेसिफिकली कॉटन क्लॉथ, ये उस टाइम यूरोपियन मार्केट्स में बिकता था. ओके, एंड यूरोपियन मार्केट्स फर्दर बेचा करते थे और दे यूज्ड टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स. फिर यूरोपियन ट्रेडर्स की ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया में जाकर ट्रेड एंड बिजनेस करें तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा. एंड दिस हाउ, बिकॉज उस टाइम इंडिया के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे वीवर्स, पॉटरीज वाले आर्टिसंस, बहुत सारे टैलेंट था हमारे इंडिया में, बहुत पैसा भी था इंडिया में. और स्पाइसीज एंड ये सब कुछ, कॉटन्स वगैरह बहुत ज़्यादा बाहर बिकता था. एंड यूरोपियन कंट्रीज में विदाउट स्पाइसेस कोई खाना नहीं बनता है. ऑल फूड इज प्रिपेयर्ड, कुकिंग इज डन, द बेस इज स्पाइसेस डाल के वो कुकिंग बनती है. इट एड्स फ्लेवर टू देयर टेस्ट. उस टाइम से, एंशियंट टाइम से, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज ने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया जाके ट्रेड एंड बिजनेस करें. एंड दिस वे, ओके, ट्रेड एंड बिजनेस थ्रू सी रूट बहुत बढ़ता गया. ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया में आए एंड फिर फर्दर क्या क्या हुआ है ब्रिटिशर्स और इंडिया के बीच में. ओके, सो द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. ओके, मतलब उस टाइम पे सबसे टॉप में थे. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज अ पीरियड of 18th and 19th centuries during which industry grew rapidly due to the use of machines to do work. बहुत पहले टाइम पे तो नहीं थे ना मशीन्स, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एरा बीतता गया, there were many changes. ये नहीं कि नहीं हुई है. जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोग मशीन्स पे आ गए. फिर लोगों ने सोचा कि मशीन्स से तो कम वक्त में और बहुत कुछ प्रोड्यूस हो सकता है, और हाथ से काम करने में ज़्यादा वक्त भी लगता है और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन में नहीं होता था. सो ग्रू रैपिडली ड्यू टू द यूज ऑफ मशीन्स टू डू वर्क विच वॉज अर्लियर डन मैनुअली. ओके, जो एंशियंट टाइम पे ज़्यादा सभी कुछ मैनुअली होता था. उस टाइम तो मशीन्स कुछ थे ही नहीं. एग्रीकल्चर में भी, इवन 18-19 सेंचुरी में भी एग्रीकल्चर में कोई नहीं था. ये तो जैसे जैसे आगे एरा बीता आफ्टर 19 सेंचुरी, फिर मशीन्स आए एग्रीकल्चर में भी. दैट इज मशीन्स आए एग्रीकल्चर में भी, वहाँ पे इंसेप्ट होना शुरू हुए. राइट, देन इज सो वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड. That is after 19th century. Mechanized production. The meaning of mechanized production is production of cloth using machines. All textiles using machine. जैसे बहुत फास्ट काम होने लग गया था और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती थी, और हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत क्रूशली ग्रोथ हो गया था अचानक, स्पेशली ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स. Made Britain
the foremost industrial nation. Why Britain? बिकॉज उसके बाद ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आ गए थे, और आपको पता ही है ब्रिटिशर्स कैसे हमारी इंडस्ट्री में रूल किया, उन्होंने कैसे राज किया. एंड देन दैट इज़ उसके बाद वहाँ पे भी टेक्सटाइल्स, कॉटन टेक्सटाइल्स जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे काफ़ी बनना शुरू हुआ. ब्रिटिशर्स सब कुछ बाहर बेचते थे यूरोपियन मार्केट्स में. So foremost become the foremost industrial nation in the 19th century, while the growth of its iron and steel industry from the 1850s made it known as the workshop of the world. Okay, that next, the industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India. ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ऑफ ब्रिटेन, इनके मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन हो गया. दैट इज कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया क्यों बोलते थे? कर्नल रूल यानी कॉलोनियल यानी ब्रिटिश रूल, तो तभी इंडिया को ब्रिटिश इंडिया ही कहा जाता था. कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, English East India Company's interest in trade led to the occupation of territory, and the pattern of trade changed over the decades. That is English East India Company, जिनकी परमिशन से यानी क्वीन विक्टोरिया की परमिशन से ब्रिटिश स्टार्टेड द ट्रेड एंड बिजनेस इन इंडिया. सो उसे कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनीज इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू द ऑक्यूपेशन. आए किसके लिए थे? ट्रेड एंड बिजनेस करने के लिए थे. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दे स्टार्टेड टू कॉन्फिस्केट द टेरिटरी, छीनना शुरू कर दिया उन्होंने लोगों की, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगा कि बहुत पैसा है इंडिया में, स्पेशली बंगाल. इसलिए सबसे पहले उन्होंने बंगाल में राज किया. आपको पता है ना कि कैलकाटा में बहुत साल तक ब्रिटिश ने ब्रिटिशर्स रहे थे, और फिर बाद में उन्होंने दिल्ली को अपने अंडर किया. द लास्ट एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी, और उसके बाद पूरा दिल्ली ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में कर लिया था. ये मैंने आपको सब बताई हुई है. सो एंड द पैटर्न ऑफ द ट्रेड, और फिर ब्रिटिशर्स आए, उनके बाद धीरे धीरे उन्होंने सब सारा पैटर्न हमारे यहाँ का बिजनेस का सारा पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया. चेंज्ड ओवर द डिकेड्स. इन द लेट 18th century the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe. Okay, और 18th century तक ब्रिटिशर्स इंडिया के लोग इतनी मेहनत करते थे. ओके, वो गुड्स बनाते थे, और ये लोग इंडिया से परचेस करते थे, और सब कुछ इंग्लैंड और यूरोप को भेजते थे. उनको फ्लरिश करते जा रहे थे, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू द सेल. प्रॉफिट बहुत प्रॉफिट बना रहे थे. Then Indian textiles and the world market. Around 1750, before the British conquered Bengal, you know ना, everyone knows कि ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे जब ट्रेड एंड बिजनेस शुरू किया, तो the very first he tried to conquer Bengal. India was the world's लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. ये मैंने आपको अभी बताया है, ये एंशिएंट टाइम से टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. उस टाइम से इंडिया ये बिजनेस कर रहा है. सो आज भी इंडिया वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स उस टाइम पे भी, और आज भी सबसे ज़्यादा कॉटन इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है. इंडियन टेक्सटाइल्स वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड in Southeast Asia, as well as in West and Central Asia. India textiles were extensively traded in Southeast Asia as well as in West
and Central Asia. From the 16th century, European trading companies began to buy Indian textiles for sale in Europe. Okay, और मैंने आपको बताया था ना कि from the ancient time when the Indians were exporting their मतलब कि textiles and spices, तो यूरोपियन कंट्री थॉट कि क्यों ना इंडिया जाके ये बिजनेस की जाए. एंड बहुत टाइम से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगैन टू बाय इंडियन टेक्सटाइल्स फॉर सेल इन यूरोप. दिस फ्लरिशिंग ट्रेड एंड एक्विजिट क्राफ्टमैनशिप, मतलब इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे हमारे यहाँ के लोग कि इवन ब्रिटिशर्स, यूरोपियन पीपल भी हमारे यहाँ के लोगों की तारीफ करते थे. क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स ऑफ इंडियन वीवर्स इज हाईलाइटेड बाय वर्ड्स. मतलब ब्रिटिशर्स भी मानते थे कि रियली इंडियन वीवर्स, क्राफ्ट्समैन, इनके जैसा कोई नहीं है. बाय वर्ड्स स्टिल यूज्ड पॉपुलरली इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस. मतलब पूरा वर्ल्ड मानता था रियली हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट था, बहुत ज़्यादा. और ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने उनका फुल यूज़ किया. मतलब वो टैलेंट को अच्छी तरह से हमसे काम करवाते थे और प्रॉफिट बहुत कमाया. ब्रिटिशर्स बहुत अमीर बन गए थे जब हमारे हिंदुस्तान पे राज कर रहे थे, और हमारे इंडियंस पीपल वो गरीब होते जा रहे थे. Then the next topic is words tell us histories. Then words tell us histories. History of Indian textile through words as follows. Okay? यानी कि उसके बाद ब्रिटिशर्स ने वो जो टेक्सटाइल्स थे उनको नेम देना शुरू कर दिया था, जो आज भी ये नेम आज भी पॉपुलर है. ये सब नाम जो है ना, मुस्लिन, कैलिको, चिन्स, बंदना, ये सब नाम ब्रिटिशर्स देके गए थे और ये आज भी है. That is history of Indian textiles through words are as follows. Muslin. The word muslin. Muslin is fine cotton cloth used for making clothes and curtains. The word muslin means any finely woven textile used for making clothes. The name of this cloth is derived from Mosul. Mosul यानी इराक का, एक ज़माने में इराक का वो टाउन हुआ करता था मोसुल. The name of this cloth is derived from Mosul, a town in Iraq, where European traders first saw fine cotton cloth from India, which was brought from India by Arab traders. Okay, I repeat, the word muslin means any finely woven textile used for making clothes. The name of this cloth is derived from Mosul, इराक का एक टाउन हुआ करता था, where European traders first saw fine cotton cloth from India. इतना फाइन है ये मुस्लिन कि आप उसको बहुत छोटा हो सके, वन कैन पास थ्रू द फिंगर रिंग. वो कपड़ा आप अपने फिंगर रिंग से पास करो और अदर साइड से आप निकालो. इतना फाइन है ये मुस्लिन क्लॉथ. Where European traders first saw fine cotton cloth from India, which was brought from India by Arab traders. Muslin. Then is calico. The word calico is a generic name for all cotton textiles used for making clothes. This name is derived from Calicut से ये नाम आया है calico. Calicut कहाँ पे है? A port town, समुंदर के किनारे ये बसा हुआ है टाउन in Kerala, where the Portuguese first landed in India. वो यहाँ से इंडिया के अंदर आए थे. They took back
Indian cotton textiles to Europe, where they came to be called calico. कैलिकट में ये बनता था, और जब पोर्चुगीज फर्स्ट लैंडेड टू कैलिकट थ्रू कैलिकट से वो इंडिया पहुंचे थे, सो दे टुक बैक दिस कॉटन टेक्सटाइल्स टू यूरोप, और जहाँ पे उन्होंने वहाँ पे नाम दिया कैलिको. देन चिन्स, CHINTZ, the word chins. What is the meaning of chins? Okay, calico is a generic name for all cotton textiles exported from India to England at that time. And chins, cloth with small and colorful flowery designs. और ये हिंदी वर्ड है चिंत, छिंत, तो चिन्स नाम दिया गया था. Flowery designs. The word chins, meaning a printed cotton cloth, is term derived from the Indian word shint, a cloth with small and colorful flowery designs. From the 1680s, there started a craze for printed cotton textiles. पहले तो प्लेन कपड़ा होता था, उसके बाद जब ये चिन्स प्रिंटिंग होना शुरू हुआ, फ्लावरी डिज़ाइन, तो ये जो प्रिंट है, इसका फॉरेन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में क्रेज हो गया था. इन इंग्लैंड एंड यूरोप, क्रेज मेनली फॉर द ब्यूटीफुल फ्लोरल डिजाइन, फाइन टेक्सचर एंड टू रिलेटिव चीपनेस. बाद में इसके बाद ये प्रिंटेड चिन्स का क्रेज हो गया था, राइट. सो इट वॉज मुस्लिन, इट वॉज कैलिको, इट वॉज शिन्स. देन इज बंदना. The word bandana is any brightly colored and printed scarf for neck or head. Originally it meant a brightly colored cloth produced through a method of dyeing. इसलिए लाइट कपड़े होते थे, सिर या नेक में बांधने के लिए बंदना बना था ये. That is the word bandana, which refers to any brightly colored and printed scarf tied around the neck or head, is derived from the Hindi word for tying, that is bandhana. Bandhana, tying. This variety of brightly colored cloth is produced through a method of टाइंग एंड डाइंग. टाइंग मतलब बांधना, सिर में या नेक में बांधना, और उस डाई, उस टाइम डाई का तो बहुत था, बस वाइट कपड़े के ऊपर आप कोई भी कलर बोलो डाई हो जाता था. द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इज एग्जाम्पलीफाइड, मतलब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अगर कभी देना हो ना. द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन textiles is exemplified by a typical order for 5,89,000 pieces of 98 varieties of cotton and silk cloth sent by the East India Company to its representatives in Calcutta in 1730 for executing within 2 years. ओके, मतलब इतने सारे ऑर्डर्स दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, 5,89,000 पीसेस और 98 वैरायटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ सेंट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इन कैलकाटा फॉर एग्जीक्यूटिंग. मतलब कि बस 2 साल तक है, मतलब कि जैसे फेयरवेल नहीं होता है कि कोई जा रहा होता है तो हम फेयरवेल देते हैं, ऐसे अ टाइप ऑफ फेयरवेल कि बस 2 साल के बाद वो निकल जाएंगे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, सो दैट वाज इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट. आज भी कॉटन टेक्सटाइल्स का बहुत क्रेज है. देयर आर मेनी, बहुत सारे लेवल्स ऑफ कॉटन है. प्योर कॉटन सबसे एक्सपेंसिव है. बहुत सारे कॉटन के वैरायटीज, आपको पता नहीं चलेगा क्या. कॉटन मिक्स भी आता है हर किसी में, सब तो बहुत है आज कॉटन के वैरायटीज.
So that was muslin, calico, chins, bandan. Then we go to Indian textiles in European markets. The popularity of Indian textiles during the early 18th century worried the wool and silk makers in England. इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ने लग गई कि जो 18th सेंचुरी में कि जो यूरोप इंग्लैंड में जो सिल्क और वूल के क्लॉथ बनते थे उनके लिए टेंशन अराइज हो गया, क्योंकि वो क्लॉथ की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी इसकी थी. इंडियन टेक्सटाइल्स, दे बिगैन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स. और जब उनको लगा कि हमारे कपड़ों की कोई डिमांड ही नहीं है, सो उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द इम्पोर्ट. दे बिगैन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट, मतलब उन्होंने कहा ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स. ओके, कि मतलब जो वो वहाँ पे जो इम्पोर्ट हुआ करता था, ओके, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि यही सारा होगा तो हमारा वुल्क और सिल्क का कपड़े कैसे बिकेंगे. सो दे प्रोटेस्टेड. देन कैलिको एक्ट इन 1720, द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंड द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स इन इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड वालों ने प्रोटेस्ट किया था. The law was called Calico Act. Calico, cotton cloth. At this time, textile industries had just begun to develop in England. Or unable to compete with Indian textiles, English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textile. यूरोपियन मार्केट वालों ने इंडियन टेक्सटाइल का इंपोर्ट बिल्कुल बंद करवा दिया. मतलब वो तो वहाँ इंपोर्ट कर रहे ना, इंग्लैंड जैसे इंपोर्ट करते, वो बिल्कुल बंद करा दिया. बिकॉज इंग्लैंड की जो मार्केट थी, प्रोड्यूसर्स थे, वो बहुत डाउन हो रहे थे, उनकी मार्केट जीरो होती जा रही थी सिल्क और वूल की. The first to grow under government protection was the calico printing industry. Okay, मतलब वहाँ की जो कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री थी, उस पर मतलब कि प्रोटेक्शन दी गवर्नमेंट ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था. तो गवर्नमेंट ने उस कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री यानी जो इंडियन का टेक्सटाइल वहाँ बनता था उनको प्रोटेक्शन दिया, क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे थे इंग्लैंड वाले कि अब कोई मतलब कि बाहर से अब कॉटन इंपोर्ट नहीं होगा. इंडियन डिज़ाइंस वर नाउ इनिशिएटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मुस्लिन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ. अब वो कहते थे कि ठीक है, आप मंगा रहे हो तो उनका नहीं चलेगा, हम अपने तरीके से उस पर काम करेंगे. दैट वॉज नोन एज कैलिको एक्ट. Then came the new inventions. Competition with Indian textiles led to search for technological innovation. Competition with Indian textiles led to search for technological innovation. यानी कि अब जो बाहर की कंट्रीज है वो हमारे इंडियन टेक्सटाइल्स के साथ कंपटीशन करने लग गई थी. ओके, लेकिन वो अपने न्यू तरीके से उसे टेक्निकली टेक्नोलॉजिकल मतलब न्यू टेक्निक से उसे कर रहे थे. ऑफ द स्पिनिंग जेनी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिनिंग जेनी? इज अ कॉटन स्पिनिंग मशीन in which a single worker could operate several spindles. स्पिंडल्स यानी क्या होता है? वो जो धागा लपेटते हैं जिसमें बड़ा सा स्पिंडल्स,
लपेटते धागे, स्पिंडल्स ऑन विच थ्रेड वॉज स्पन, पता नहीं इतना बनाता है जिसके ऊपर वो थ्रेड स्पिनिंग होता है, दैट इज स्पिनिंग जेनी। मतलब उसी से फिर वो कपड़ा बनता है ना, यू कैन सी दैट इज competition with Indian textiles led to search for technological innovation with the invention of the spinning jenny, new technique machine आई थी by John Kay in 1764 and the steam engine by Richard Arkwright in 1786. However, Indian textiles continued to dominate world trade till the end of the 18th century. Okay, मतलब इंडियन टेक्सटाइल्स कंटिन्यू करती रही टू डोमिनेट यानी जो बाहर की वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनीज है, ये जो कपड़ा बनाती है वो मतलब कि हमेशा ही वो मतलब उतना मुकाबला नहीं कर सके वो इंडियंस के कॉटन टेक्सटाइल्स। बेशक उन्होंने अपनी न्यू टेक्निक इस्तेमाल किया कुछ भी हो, लेकिन वो इंडिया के मुकाबले नहीं कर सके। दैट इज कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। उसके बाद जब डच आया, फ्रेंच आया एंड द इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज केम, दे मेड अ ह्यूज प्रॉफिट्स through this Indian textiles. So that was Indian textiles in European markets too. Calico Act क्या था? Calico वर्ड कहाँ से आया? Calicut, जो पोर्ट टाउन है Calicut in Kerala, वही एक Calico Act बना उसके बाद। Then new inventions by the competitors for the Indian textiles बाहर के country में न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लेके आए, दैट इज स्पिनिंग जेनी। सो दैट इज इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। ओके, अबाउट द वर्ल्ड टेल्स अस हिस्ट्रीज, देन इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू विथ मेजर वीविंग सेंटर्स इन इंडिया, वीवर्स, major weaving centers in India. Okay, from here I will continue in my next class. And one important notice, please do a little fast, complete your C, that is subject enrichment activity, that is given to you. Okay, and the last date, as you all know, it is of 15th October. So please start doing it and give me before time, because after that your C will not be accepted. Okay, so in my next class I will continue from this major weaving centers in India. Clear? So with this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.